और बच्चों आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12th। क्लास 12th सबसे इम्पॉर्टेंट फेज लाइफ का, क्लास 12th, जहाँ से अगले साल हो सकता है आप नीट में हो सकता है आप किसी मेडिकल कॉलेज में हो सकता है आप किसी IIT में हो सकता है किसी अच्छे कॉलेज में हो। यहाँ से आप अपना कैरियर स्टार्ट करोगे, बूस्टअप करते हो क्लास कैरियर को, ठीक है। तो क्लास 12th इज द इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ होल ईयर। पूरी स्कूलिंग लाइफ का आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास जो होता है वो होता है क्लास 12th। यही क्लास डिस्कस करता है कि अगला 40 साल आप कहाँ रहोगे। ये 1 साल 2 साल की मेहनत जो होती है ना, यही डिस्क बताती है कि अगला 2 साल आप कहाँ रहोगे। अगले 2 साल आप डॉक्टर बन के रहोगे या अगले 2 साल फुटपाथ पे रहोगे, ये बताता है ये क्लास 12th। तो क्लास 12th के सिलेबस को हम पहले डिस्कस करेंगे आपके साथ। मैं जो क्लास 12th का फ्रेमवर्क करके रखा हूँ आपके लिए यहाँ पे, ये फ्रेमवर्क ऐसा है कि क्लास 12th में आपको 75% मार्क्स आए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको एक क्लास 12th में इतना मार्क्स आ जाए कि आप बोर्ड एग्जाम क्लियर करो अच्छे से और क्वालिफाई करो जेई के लिए। जेई का भी मिनिमम है जो कि 75% है। आपको अगर 75% नहीं होता है तो फिर जेई में आपको दिक्कत है। तो सबसे पहले मुझे बोर्ड पे भी फोकस करना है और साथ साथ एट द सेम टाइम हमें फोकस करना है अपने कॉम्पिटिटिव माहौल पे, कॉम्पिटिटिव अप्रोच पे। तो मैंने जो फ्रेमवर्क करके रखा है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्लास 12th, ठीक है। क्लास 12th में जो चीज़ें हैं वो है, पहला जो आपका ये यूनिट्स है, ये और ये यूनिट्स है। तो सबसे पहला यूनिट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट। द सेकेंड यूनिट इज मैग्नेटिज्म, द थर्ड यूनिट इज EMI, AC, EMW एंड द फोर्थ यूनिट इज ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो जब मैं डिस्कस करता हूँ यूनिट वाइज तो हमारा स्ट्रेटजी भी यूनिट वाइज ही होना चाहिए। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो सबसे पहला चैप्टर हम उसमें पढ़ेंगे चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद पढ़ेंगे कैपेसिटर्स और उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम बहुत सारा लॉ पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, डायपोल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, KVL पढ़ेंगे, KCL पढ़ेंगे, कैपेसिटर का कम्बिनेशन पढ़ेंगे, रजिस्टर का कम्बिनेशन पढ़ेंगे, सेल्स का कम्बिनेशन पढ़ेंगे, पोटेंशियल पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। हर चीज़ यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको स्किप नहीं कर सकते हो और 100% आपको इसको पढ़ना होगा। उसके बाद आते हैं मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म के अंदर हमने 2 चैप्टर करके रखा है। एक है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जब कोई चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिज्म आएगा, तो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती है, कैसे हम मैकेनिक्स उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और साथ साथ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये तीनों चैप्टर जो है ये थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट है इन दोनों का। इन दोनों को मिला दो तो ये एप्लीकेशन पार्ट तैयार होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC और EMW। तो दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस 2। उसके बाद हम आते हैं ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स तो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, रे ऑप्टिक्स, लेकिन यहाँ पे रे ऑप्टिक्स तो पढ़ना है, जहाँ पे फिर से हम लेंसेज लेंगे, फिर से मिरर्स लेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन साथ साथ यहाँ पे पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स। हमने जो लाइट है उसको वेव भी माना है, तो हम लोग वेव ऑप्टिक्स भी तैयार करते हैं। अब आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। ये मॉडर्न फिजिक्स जो है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसके बाद पढ़ेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियस, तब पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ये पूरा सिलेबस है आपका क्लास 12th का। आपके सिलेबस को आपको ऐसा पढ़ना है कि क्लास 12th पहले आपका 75%, एक पहला टारगेट आपका वो होना चाहिए। उसके बाद जेई या नीट, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कुछ स्ट्रेटजी तैयार करके रखी है, बस आप इस स्ट्रेटजी पे फोकस करो, निकालना मेरा काम, ठीक है। आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक रखना होगा NCERT और उसको रेगुलर पढ़ना होगा। जो टॉपिक पढ़ाया जाने वाला हो उसको आपको रेगुलर पढ़ना होगा। उसके बाद आपको SC वर्मा के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बुक्स, न्यूमेरिकल, इसके टोटल न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे, एक न्यूमेरिकल्स, उस चैप्टर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे। उसके बाद नोटबुक, जो भी मैं थ्योरी यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको, अगर आप डिजिटल मीडिया के थ्रू पढ़ रहे हो तो आपको पॉज करके नोट्स बनाना होगा। अगर आप मुझसे फेस टू फेस पढ़ रहे हो, लाइव क्लासरूम प्रोग्राम में हो, तो आपको नोट्स बनाना ही होगा। और नोट्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नोट्स के अंदर मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो सॉल्व करूंगा। उसके बाद है प्रीवियस ईयर जेई एंड नीट। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं दोनों को सजेस्ट करूंगा कि दोनों का प्रीवियस ईयर बना जाए, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन बनवाऊंगा, लेकिन आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए, ये आपको करना है। और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मान लो आपने इसको बनाया, तो नहीं, इसको एक बार बना के छोड़ना नहीं है। हर
कुछ टाइम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से इसको एक बार और बनाना है आपको। उसके बाद जो एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको थ्योरी में थोड़ा दिक्कत, थोड़ा और समझना चाहते हैं, थोड़ा बीएससी करना चाहते हैं अच्छे जगह से, वो रसनिक ले सकते हैं थ्योरी के हिसाब से। यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स है। और जिनको नहीं एडवांस के लिए प्रिपेयर करना, वो तो इरोडोब ले ही ले, उनको इरोडोब सॉल्व करना ही होगा। मैं भी टिपिकल प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, चाहे आपके कमेंट सेक्शन के हिसाब से, चाहे आपके डाउट सेक्शन के हिसाब से मैं इरोडोब्स का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, अगर यहाँ पे है, हमारे कोचिंग्स में है, हमारे इंस्टीट्यूशन में आप हैं, तो हम प्रैक्टिस सेट देते हैं बनाने के लिए। नहीं तो मैं किसी कोचिंग का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ डिजिटल मीडिया पे। आप प्रैक्टिस सेट आपको फॉलो करना पड़ेगा डिफरेंट कोचिंग का, आप अवेलेबल कर लो, नेट पे अवेलेबल है, आप अवेलेबल करके प्रैक्टिस सेट बना सकते हो। और आपका प्रैक्टिस सेट इतना करने के बाद वो बनना ही बनना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टेस्ट एंड डिस्कशन। टेस्ट इज द इम्पॉर्टेंट टूल टू क्रैक एनी एग्जाम। अगर किसी एग्जाम को फोड़ना है, किसी एग्जाम को क्रैक करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट एंड टेस्ट। टेस्ट योर सेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। हर सप्ताह, शुरू में हर सप्ताह खुद को एवेल्युएट करो कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरा रैंक कितना रहा है, इंडिया में मेरा रैंक कितना रहा है, मेरा रैंक स्टेट में कितना रहा है, मेरा अपनों के बीच मेरा रैंक कितना रहा है। तो टेस्ट दो। टेस्ट से आपका क्या होगा, एग्जाम से जो फेयरनेस होता है, जो 3 घंटे तुम्हारे, एक्चुअली एग्जाम में तुम क्या करोगे, 3 घंटे के अंदर जो तुम्हारे दिमाग में चला है, अगर किसी क्वेश्चन को लेकर पॉजिटिव बातें चली है तो क्वेश्चन सही होगा। तुम्हें कितना भी पता है, अगर उस क्वेश्चन को लेकर निगेटिव बातें अगर एक बार दिमाग में आएगी, क्वेश्चन गलत होगा। तो ये 3 घंटा डिस्कस करता है, 3 घंटे में तुम्हारा माइंड का अप्रोच डिस्कस करता है, तुम एग्जाम में क्वालिफाई होगे या डिसक्वालीफाई होगे। ठीक है, तो इसका तो उस चीज को कैसे दूर करें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट। आप इतना टेस्ट दो आप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, कि एग्जाम का फेयरनेस खत्म हो जाए, और जो प्रोबेबिलिटी है गलती होने की, जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट आने की प्रोबेबिलिटी है माइंड में, जो नेगेटिव अप्रोच आने की प्रोबेबिलिटी है माइंड में, वो खत्म हो जाए, वो मिनिमाइज हो जाए। तो टेस्ट दो और टेस्ट का डिस्कशन करो। आप अपने ग्रुप्स में बैठो, बच्चों के साथ बैठो, बच्चे नहीं मिलते हैं तो उसका खुद से उसका डिस्कशन करो, उसका सॉल्यूशन देखो कि कहीं पे कोई क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत हुआ, मेरा अप्रोच क्या था। अपने भी डिस्कशन का मतलब नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन हमने देख लिया, हमने सॉल्यूशन देख के उसका अप्रोच तैयार कर लिया, ऐसा नहीं है। हमने कहाँ पे गलती की थी, इसको हमें एनालाइज करना है। एक्चुअली पूरे 12th के फिजिक्स में या पूरे फिजिक्स में ही बोलो तो मैं सिर्फ बोलूँगा कि मुझे प्रॉब्लम ही सॉल्व करना होता है एज ए कम्पिटिटिव अप्रोच। क्लास 12th में भी आपको एक सेक्शन आता है थ्योरी का, दूसरा सेक्शन आता है उसका न्यूमेरिकल का, फिर थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, ऐसे करके आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स तो आपको बनाना ही होगा। एक्चुअली वो न्यूमेरिकल्स क्या है, न्यूमेरिकल्स क्या होते क्या है, न्यूमेरिकल्स इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ थ्योरी। तो आपका रूट क्या हो गया, थ्योरी हो गया। उस थ्योरी को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, उस थ्योरी को अच्छे से ऐसे कंप्लीट करना है कि उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, जो न्यूमेरिकल्स, उसको मुझे उसका अप्रोच डेवलप करना है। तो उसका अप्रोच डेवलप करने का क्या तरीका होगा, ये भी मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हम अपने टाइम पे क्या करते थे ये बताते हैं। एक प्रॉब्लम लो, मैंने लिया एक प्रॉब्लम लिया SCV का, मान लो 3.2 एक प्रॉब्लम लिया, ये मुझसे नहीं बना, फर्स्ट टाइम मुझसे नहीं बना। हमने क्या किया, तुरंत उसको लिया और टीचर के पास चले गए। ऐसा नहीं करना है। हम 3.2 जो प्रॉब्लम नंबर 3.2 है इरोडोब का, मान लो इरोडोब है 3.2, इस प्रॉब्लम को 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नहीं बना, हम फेल्योर हो गए। फेल्योर नहीं, हमसे नहीं बना, हमारा एप्लीकेशन जो हमने थ्योरी में पढ़ा उसको अप्लाई हम नहीं कर पाए। हमने क्या करना है, उसे छोड़ देना है उस टाइम के लिए। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद फिर उस क्वेश्चन को उठाना है और एक बार उसको फिर से बनाना है। तो ड्यूरिंग द 3 आवर्स वो एप्लीकेशन आपके माइंड में घूमेगा कि वो क्वेश्चन कहाँ पे गलती हुआ। एक्चुअली एडवांस ऐसा ही क्लियर होता है। तो 3 घंटे के बाद जब आप जाओगे तो 20% प्रोबेबिलिटी होगा क्वेश्चन बनने का। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करो, फिर से आप फेल हो गए, नहीं बना, छोड़ दो। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे के बाद 2 बार और डिस्कशन, उस पर सोचो कहाँ गलती आपने किया, कहाँ आपके एप्लीकेशन पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, थ्योरी से क्यों कोरिलेट नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें सोचो। जब 2-4 बार आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो 80% चांस है वो क्वेश्चन बन जाएगा। एनी हाउ वो क्वेश्चन, जब वो क्वेश्चन बनेगा तो उस क्वेश्चन को आपने बनाया, आपके टीचर ने नहीं बनाया। तो सीखना, प्रॉब्लम का अप्रोच किसको डेवलप करना है, न्यूमेरिकल अप्रोच किसको डेवलप करना है, आपको डेवलप करना है, ना कि आपके टीचर्स को। आपके टीचर्स का न्यूमेरिकल अप्रोच ऑलरेडी डेवलप है, उन्होंने अपने टाइम पे क्लियर किया है एग्जाम को, उन्होंने पढ़ाया है, पढ़ाते पढ़ाने से उनका न्यूमेरिकल अप्रोच क्लियर है। बट आपका न्यूमेरिकल अप्रोच आपको डेवलप करना है। तो न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप करने का यही तरीका है कि
अगर एक प्रॉब्लम आता है, जो एक न्यूमेरिकल आता है, तो उसको आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको तुरंत लेकर टीचर के पास नहीं भागते हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में जो बैठे हैं उनके पास नहीं जाते हैं, ठीक है, वो मेरे तक तुरंत नहीं लाते हैं, पहले उसको डिस्कशन करते हैं खुद के साथ, क्यों नहीं बना, कहाँ पे प्रॉब्लम रहा, इसको 8-10 बार बनाते हैं। तो मैक्सिमम, मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम चांसेस है वो न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। अगर नहीं बना तब फिर अपने टीचर के पास लेके गए तो आपको समझना होगा कि आपने जो थ्योरी समझी थी उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक रह गया, या तो फिर आपको क्वेश्चन को समझने में कहीं दिक्कत हुआ। 80% लड़के जो एडवांस क्लियर नहीं करते हैं फिजिक्स में, चाहे मेंस में भी उनका क्लियर नहीं होता है, रीज़न ये है कि वो क्वेश्चन का लैंग्वेज जो 4, 5, 6, 8, 10 लाइनें होती है, वो क्वेश्चन ही समझ नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत समझना है, उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट चीज़ है टेस्ट एंड डिस्कशन। तो आपको टेस्ट देना होगा और उसका डिस्कशन करना होगा खुद के साथ कि आपने कहाँ पे गलती की, आपके कॉन्सेप्ट में कहाँ से प्रॉब्लम है। तो हमारे पास सबसे पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट, हम वहीं से शुरुआत करते हैं आज और पहला चैप्टर पढ़ते हैं चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट हो जाइए दोस्तों चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हेडिंग देते हैं चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? चार्ज क्या है, पहले ये डिस्कस कर ले चार्ज क्या है। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा कि चार्ज क्या है, तो मैं बेसिक एक रिवीजन कर दे रहा हूं कि केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा है, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर और मटेरियल इज एटम। एटम का स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? देयर इज अ सेंटर डेंस पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस there is a center dense part called nucleus, inside the nucleus protons and neutrons are there, around the nucleus there are certain orbits, in these orbits electron are moving। क्या घूम रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और बोला गया है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। तो एक्चुअली चार्ज जो है वो किसका प्रॉपर्टी है, मैटर से कहीं बाहर का प्रॉपर्टी है, वो मटेरियल के अंदर का प्रॉपर्टी है? नहीं, इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर, मैटर के बाहर का प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो चार्ज जो है हम ऐसे बोल सकते हैं, चार्ज के बारे में कुछ बातें हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं। पहला बात है इट इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। द सेकेंड थिंग इसके कारण चार्ज ही वो रीजन है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है और इसका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड इट्स इफेक्ट। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर कोई चार्ज का डिफिनीशन पूछे तो आप बोल सकते हो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड इट्स इफेक्ट प्रोड्यूसेस। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। बेसिकली इसका यूनिट क्या होता है, कूलम, कूलम, या हम इसका ऐसा यूनिट के बारे में बोलते हैं एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड ही बोल सकते हैं। चार्ज के बारे में और बात करते हैं, चार्ज दो टाइप का, एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नाम पॉजिटिव नेगेटिव कौन दिया था, ये नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था कि पॉजिटिव चार्ज दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। उसके बाद जाते हैं हम लोग चार्ज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं कि किसी ने बोला कि सर कोई बॉडी है इसमें 5 कूलम का चार्ज है, तो हाउ 5 कूलम चार्ज इज अपीयर ऑन अ बॉडी। क्योंकि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा कि मटेरियल इज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज इक्वल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। तो मटेरियल को तो हमेशा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि नेट चार्ज उसमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट किसी बॉडी पे 5 कूलम का प्लस चार्ज या -3 कूलम का चार्ज कैसे आया, क्यों आया? तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो सकता है, हाउ चार्ज कम्स ऑन द बॉडी। हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है, हाउ चार्ज कम्स ऑन अ बॉडी। बॉडी पे चार्ज कैसे है? एक बॉडी लेते हैं, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, बॉडी न्यूट्रल, ठीक है। अब एक बॉडी और लेते हैं। अच्छा, आप केमिस्ट्री में एक चीज और पढ़े होंगे कि ये एटम का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल जो है। आप प्रोटॉन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ना न्यूक्लियस में प्रोटॉन को आप डाल सकते हो, ना न्यूक्लियस से आप प्रोटॉन को निकाल सकते हो, बिकॉज इट इज अ स्टेबल स्टेट। बट आप इस इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दोगे तो यहाँ कूद के यहाँ चला जाएगा, इसको एनर्जी दे दोगे तो कूद के यहाँ चला जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, ये सरफेस से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी दे के हम इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो मान लो कि यही मटेरियल है, यही है, सेम मटेरियल है, यहाँ पे है, इसमें हमने बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाया, बाहर से इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, प्रोवाइड कराया, बाहर से इसमें इलेक्ट्रॉन आया। तो जैसे ही बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन से बड़ा हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर इससे, इसी बॉडी से, यही बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया जाए, इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकाल लिया तो पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर था। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब नेट पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नेट इलेक्ट्रिक की नेट नेगेटिव चार्ज, मतलब बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बॉडी नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, कैसे डिसाइड होता है, कैसे ये कॉन्सेप्ट है? तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on a body gives the concept of charge। मतलब एक्सेस मतलब अधिकता, डिफिशियंसी मतलब कमी। किसी भी बॉडी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चार्ज का रीजन है। अगर किसी बॉडी पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉडी कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर किसी बॉडी पे डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन का, कमी है, तो बॉडी कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन से द चार्ज कम्स ऑन अ बॉडी, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला प्रॉपर्टी, चार्ज जो है इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। कहने का मतलब क्या हुआ, आपने पता होगा पहले से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो एक बॉडी है, इसका मास m है, इसमें न्यूट्रल है बॉडी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। अब बॉडी से
इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो अपना मास लेके निकलेगा या अपना मास छोड़ के निकलेगा? अपना मास लेके निकलेगा। अगर अपना मास लेके निकलेगा तो इसका मास घटेगा या बढ़ेगा? घट जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से बड़ा है और बॉडी जो है ये निगेटिव चार्ज है। अगर फिर से अगर एक बॉडी, यही बॉडी है, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो अपना मास लेके आया होगा या अपना मास छोड़ के आया होगा? लेके आया होगा, तो इसका मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो बॉडी कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। सॉरी, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब एक बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब उसका मास बढ़ा होगा, बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसका मास घटा होगा। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि डेल्टा एम का वैल्यू कितना होगा? डेल्टा एम का वैल्यू कितना होगा? डेल्टा एम का वैल्यू होगा एन इंटू एम ई। एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और एम ई का मतलब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ स्केलर। चार्ज एक स्केलर है। चार्ज एक स्केलर है, तो चार्ज एक स्केलर है इसका मतलब क्या है? फिर प्लस माइनस क्यू का मतलब क्या है? कहीं पे प्लस क्यू लिखा होता है, कहीं पे माइनस क्यू लिखा है। प्लस माइनस साइन क्या है? द प्लस माइनस साइन इज ओनली डिस्क्राइब एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं पे एफ लिखा है तो मान लो एफ इधर है, अगर माइनस एफ लिखा है तो क्या बोलते हैं? इधर है। तो डायरेक्शन को प्लस माइनस कहीं कहीं इंडिकेट करता है, लेकिन नहीं, चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ओनली सिग्निफाई एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा प्रॉपर्टी, चार्ज जो है वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज इज ए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्या होगा? फंडामेंटल क्या होगा? करंट Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। चलिए, 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथे प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसवर्स इन नेचर। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज चार्ज इज ट्रांसवर्स इन नेचर। मतलब इसका मतलब वो ये हुआ, डेट इज वॉट एवर द स्पीड ऑफ चार्ज, the charge on body does not change। आपने पढ़ा होगा द मास ऑफ द बॉडी कैन चेंज। अगर मास ऑफ द बॉडी चेंज होता है, m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट और रेस्ट मास का कॉन्सेप्ट जहाँ पे आता है, वहाँ पे बोला जाता है कि मास ऑफ द बॉडी कैन चेंज बट चार्ज ऑफ द बॉडी कैन नॉट चेंज विद द स्पीड। मास ऑफ द बॉडी कैन चेंज विद द स्पीड बट चार्ज ऑन द बॉडी कैन नॉट चेंज विद द स्पीड। वाट एवर, जैसे ये है, ये डस्टर है, इसे मैं फेंक देता हूँ, कितना भी स्पीड से फेंक दूँ, इस पर अगर 10 कूलम का चार्ज है तो वो 10 कूलम का ही चार्ज होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
charge is conserved in nature. मतलब it cannot be created nor destroyed. It can only be transferable from one body to another body. Charge is conserved in nature. It cannot created nor destroyed. It can only transferable from one body to another. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? चार्ज कंजर्व है, ना इसे बनाया जा सकता है ना इसे नष्ट किया जा सकता है। चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को आप बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन को आप मिटा सकते हो? नहीं, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या ट्रांसफर हो जाएगा? चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज ऑन an isolated system is always conserved. However, individual charge can change. कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड है पूरी तरह से सिस्टम, अगर इसको आप कहीं पे फेंक दो, 10 कूलम का चार्ज है, इसको आप कहीं पे रख दो और 20 साल के बाद आओ तो इस पर अगर 10 कूलम का चार्ज था तो 10 कूलम का ही चार्ज होगा, वो चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो कंजर्व रहेगा। लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर बहुत छोटा छोटा चार्ज हो जो मिला के नेट चार्ज इफेक्ट दिया हो 10 कूलम का चार्ज, वो छोटा छोटा चार्ज टाइम के साथ चेंज हुआ हो, लेकिन जो नेट चार्ज है इस बॉडी पे 10 कूलम का वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैंने बोला चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, हाउएवर इंडिविजुअल चार्ज कैन चेंज। जैसे देख लो एक फिगर है यहाँ पे, ये फिगर है, इस पे 10 कूलम का चार्ज है, ठीक है। 10 साल के बाद -5 कूलम, 3 कूलम, Q3 बोला, Q3 का वैल्यू निकालने के लिए। तो सिस्टम सेम है, आइसोलेटेड है, सेम है। 10 साल के बाद इस पे भी टोटल चार्ज कितने का होना चाहिए? 10 कूलम का। -5C + 5C, Q3 = 0, Q3 = 2 कूलम। Q3 का वैल्यू निकल के आ गया। इंडिविजुअल चार्ज कैन चेंज बट द नेट चार्ज शुड बी कांस्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 7th नंबर, सेवंथ नंबर प्रॉपर्टी, प्लस प्लस और आइदर माइनस माइनस, व्हाट विल हैपन? प्लस माइनस, माइनस प्लस, व्हाट विल हैपन? यू कैन से रिपल्सन, ये तो चीज़ आपको पता होगी, और यहाँ पे एट्रैक्शन। हम क्या लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी में? हम लिख सकते हैं सिमिलर चार्जेस, सिमिलर नेचर का चार्ज जो होगा वो रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज जो होगा वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सिमिलर चार्जेस रिपेल्स each other but opposite charges attracts, ठीक है। 8 नंबर प्रॉपर्टी, the smallest charge in the universe is magnitude of charge
ऑन एन इलेक्ट्रॉन। दुनिया में सबसे छोटा चार्ज कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो सबसे छोटा चार्ज है। आज के कॉन्सेप्ट में क्वार्ट्स आया है, बट क्वार्ट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, हर जगह वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तब तक हम इसी को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग किसको जान रहे हैं सबसे छोटा चार्ज? इलेक्ट्रॉन को। क्वार्क्स है, नया कॉन्सेप्ट क्वार्क्स है, मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। +-2/3 +-1/3, ठीक है, ये सब चार्ज कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी तक आपको जानना है कि दुनिया में सबसे छोटा चार्ज कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग एक बोल दिए E। दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ज जो है कंजर्व्ड है, चार्ज इज कंजर्व्ड, ये तो हमने पढ़ा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या है? ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइज्ड है कितना, मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाउ यू कैन से, क्वेश्चन है हाउ यू कैन से फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड। हाउ कैन यू से फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड? तो हमारे पास हम लिख भी लेते हैं इसे, हाउ कैन वी से अ फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड। एक फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड कब होती है? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कोई भी वैल्यू ना लेके वो एक फिक्स्ड वैल्यू ले, फिजिकल क्वांटिटी जो है कोई भी वैल्यू ना लेके वो हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू ले आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इफ अ फिजिकल क्वांटिटी does not take any value, it always takes a fixed value, then the physical quantity is said to be quantized। तो हम लिख सकते हैं a physical quantity is said to be quantized if it does not take any value, it always takes fixed value after a regular interval। चलिए, ये हो गया किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटाइज्ड कब बोलते हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटी, तभी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है जब वो कोई भी वैल्यू ना ले, वो सिर्फ कैसा वैल्यू ले? फिक्स्ड वैल्यू आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। तो एक बॉडी लेते हैं, इसको समझते हैं। एक बॉडी लिया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, बॉडी न्यूट्रल है। हमने क्या करा इस बॉडी के साथ? अभी ये बॉडी न्यूट्रल है, हमने इस बॉडी के साथ क्या करा? यही बॉडी ये है, देखो ये बॉडी ये है। हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। बॉडी पे नेट चार्ज कितना आ जाएगा? पॉजिटिव में आएगा। कितना? एक प्रोटॉन का चार्ज मतलब ई का वैल्यू मैंने कितना बोला था? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्लस ई कूलम आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो 2e, 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो 3, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्रोटॉन एक्सेस हो जाएगा, तो उसका बॉडी पे नेट इफेक्ट उसका आएगा। तो अगर इससे ऐसे ही करके n इलेक्ट्रॉन हो गया तो बॉडी पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा? n। वैसे ही किसी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दो, बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गया। बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कितना आएगा? -e। 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो तो -2e, 3 इलेक्ट्रॉन डाल दो -3, 4 इलेक्ट्रॉन डाल दो, अगर n इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो n। ठीक है, बॉडी पे जो नेट चार्ज ऑन द बॉडी है, जो नेट इन दोनों को मिला देते हैं, नेट चार्ज ऑन द बॉडी है Q +- n हो गया। n का क्या? n का कौन सा वैल्यू? क्या n का वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? क्या
2.1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। n का वैल्यू क्या हो सकता है? n का वैल्यू हमेशा होगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब इंटीजर। तो हम कह सकते हैं द चार्ज ऑन एनी बॉडी is always integer multiple of magnitude of charge on an electron. This is called quantization of charge. तो हम यहीं पे लिख लेते हैं क्यों बोलते हैं कि बॉडी चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। द चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर multiple of charge of an electron. This is why we can say charge is quantized. चार्ज ने कोई भी वैल्यू लिया क्या? ये क्यू ने कोई भी वैल्यू लिया क्या? ई के साथ हमेशा एक फिक्स वैल्यू लिया 1 2 3 4, एक आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ये चल रहा है। क्या 2 के बाद 2.1 रैंडमली 3.2 आया क्या? नहीं, ये हमेशा फुल इंटीजर है, ये हमेशा इंटीजर है, ये इंटीजर लेगा हमेशा। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस इज वाई वी कैन से चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं चार्ज ट्रांसफर, मोड ऑफ चार्ज ट्रांसफर में बात कर लेते हैं। तो मोड ऑफ चार्ज ट्रांसफर को नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले एक प्रॉपर्टी और है, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं चार्ज के बारे में। दस नंबर प्रॉपर्टी है चार्ज किसी बॉडी पे होगा, तो किसी बॉडी पे कोई बॉडी मूव कर सकती है, वो बॉडी रेस्ट में हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं चार्ज इज ऑन रेस्ट या चार्ज इज इन मोशन। तो चार्ज दो टाइप में हो सकता है, या तो ये चार्ज रेस्ट में हो सकता है, अदरवाइज ये चार्ज मोशन में हो सकता है। ठीक है बच्चों, चार्ज कैन बी इन रेस्ट और चार्ज कैन बी इन मोशन। अगर चार्ज रेस्ट में है तो चार्ज क्या देगा? चार्ज देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। क्या प्रोड्यूस करेगा चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में है तो मोशन भी तो दो टाइप का, चार्ज अगर मोशन में है तो मोशन भी दो टाइप का। एक मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा मोशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मतलब बॉडी एक्सेलरेटेड है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज अगर मोशन में है, वो मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, चार्ज अगर मोशन में है और वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। तो चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज अगर मोशन में है और वो मोशन अगर यूनिफॉर्म मोशन है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, देन चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज अगर मोशन में है, वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, देन चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएशन। तो ये थी चार्ज की सारी प्रॉपर्टी। ठीक है, चार्ज की सारी प्रॉपर्टी थी यहाँ पे। अब थोड़ी बात और कर लेते हैं, थोड़ा सा बात और करते हैं चार्ज के लिए। हम लोग चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, चार्ज को
ट्रांसफ़र कर सकता है। तो चार्ज को ट्रांसफ़र करने का मतलब, अगर इस बॉडी में मान लो एक 10 कूलम चार्ज है, इस बॉडी पर नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज और चार्ज में अंतर है। मान लो एक बॉडी है, इस पर कुछ चार्ज मैंने नहीं लिखा, क्या इसमें चार्ज है क्या? हाँ, चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, इसलिए तो नेट चार्ज 0 है। मान लो इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो n है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा? n होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? n होगा। इसके कारण चार्ज कितना होगा? मान लो इसके कारण चार्ज है Q1, n इंटू ई माइनस में, इसके कारण चार्ज कितना होगा? प्लस NE। नेट चार्ज कितना होगा? माइनस NE प्लस NE, मतलब 0, नेट चार्ज 0 है। तो किसी बॉडी पे, अभी तो बॉडी पे चार्ज दिख रहा था क्या? नहीं, लेकिन चार्ज है, नेट चार्ज 0 है। तो ये कहना कि कोई बॉडी न्यूट्रल है, इस पर चार्ज नहीं है, ये गलत है। ये कहना चाहिए हमेशा ये यूज़ करना चाहिए कि बॉडी पे नेट चार्ज 0 है। ठीक है, अब आते हैं हम चार्ज ट्रांसफ़र पे। तो मैंने क्या बोला, इस बॉडी पे चार्ज नहीं है, मतलब नेट चार्ज 0 है, इस बॉडी पे नेट चार्ज 10 कूलम का है। अब इससे इसमें चार्ज ट्रांसफ़र करना है, चाहे दोनों पे चार्ज नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि दोनों पे नेट चार्ज 0 है, लेकिन दोनों बॉडी पे चार्ज लाना है, तो वो चार्ज कैसे आएगा, इसका डिस्कशन हम लोग अब करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्ज बाय फ्रिक्शन। चार्ज बाय फ्रिक्शन को पढ़ते हैं। चार्ज बाय फ्रिक्शन है क्या? इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, थ्रू एन एग्जाम्पल। आप एक सिल्क क्लॉथ ले लीजिए और एक ग्लास रड ले लीजिए, ग्लास रड। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कराइए, मतलब रब कराइए, दूसरे से रब कराइए। ठीक है, जब आप रब कराते हैं तो आफ्टर सम टाइम यू विल गेट, आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि ग्लास रड जो है ये पॉजिटिव हो गया है एंड सिल्क क्लॉथ क्या हो गया है? निगेटिवली चार्ज हो गया है। इसका रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? जैसे ही आपने ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से रब कराया, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्लास रड विल बी ट्रांसफर्ड टू द सिल्क क्लॉथ। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ वो नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज में फ्रिक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया वो पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया वो नेगेटिव चार्ज। तो जैसे आप ग्लास रड को एक सिल्क क्लॉथ से रब कराते हो, ग्लास पॉजिटिव चार्ज होता है, सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ में गया है। ऐसे है इवोनाइट और फड ले लो, ठीक है, फड आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फड आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इवोनाइट आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज बाय फ्रिक्शन यही है कि whenever you rub two bodies, the electron will transfer from one body to another body. अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो इसे बोलते हैं चार्ज बाय फ्रिक्शन, बाय रबिंग। ठीक है, तो अब आते हैं, इसे ज़्यादा नहीं समझते हैं, बस इतना ही समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है, हमें प्रॉब्लम ही करना है मेनली। तो चार्ज बाय इंडक्शन पे आ जाते हैं। चार्ज बाय इंडक्शन पे, चार्ज बाय इंडक्शन नहीं, पहले चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन, तब चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय कंडक्शन पे, अच्छा, चार्ज बाय कंडक्शन में जाने से पहले आपको क्लास 10 में आपने एक बात तो पढ़ी होगी, मैं इसे लिख देता हूं। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये बातें आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होता है, फ्लो करता है। चलिए, तो चार्ज बाय कंडक्शन को भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक स्फीयर ले लो, मेटेलिक स्फीयर, ठीक है, ले लिया, इस पे चार्ज है Q, ठीक है। एक और स्फीयर ले लो, सेम साइज का, दूर रखा है, सेम साइज का, ठीक है, सेम साइज तो बना नहीं, माई ड्राइंग इज नॉट टू गुड एज यू।
इस पे नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज इस पे कितना है, जीरो है, इस पे नेट चार्ज जीरो है, इस पे नेट चार्ज कितना है, क्यू। अब इस पे पोटेंशियल होगा, इस पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। अब इन दोनों का आपस में टच कराओ, टच करवा लेते हैं थोड़ा, एक को ले आओ, टच करवा लिए, दोनों टच होगा। तो जैसे ही टच होगा, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज का ट्रांसफर होगा किधर से किधर की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों में कितना चार्ज होगा, Q/2 Q/2 till potential of both body becomes equal। कब तक, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जब इक्वल हो, जब पोटेंशियल इक्वल होगा तो दोनों पे चार्ज भी क्या होगा, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। अब दोनों बॉडी को अलग अलग कर दो। देखो तो पहले कितना चार्ज था, जीरो, अभी कितना चार्ज हो गया, Q/2। तो ये हुआ चार्ज बाय कंडक्शन। चार्ज बाय कंडक्शन में क्या बोला गया, चार्ज बाय कंडक्शन इज अ मोड ऑफ चार्ज ट्रांसफर। चार्ज बाय कंडक्शन इज अ मोड ऑफ चार्ज ट्रांसफर वेयर charge will flow from one body to other body by the help of potential gradient। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हुआ और दोनों बॉडी को टच करवाए, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हुआ। ये चार्ज का ट्रांसफर कब तक टेक्स प्लेस करेगा, दिस ट्रांसफर ऑफ चार्ज ट्रांसफर, दिस प्रोसेस ऑफ चार्ज ट्रांसफर विल टेक प्लेस टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ स्फीयर बिकम्स इक्वल। Once potential becomes equal, the charge transfer will stop. At this situation, the charge on each body becomes equal. Now separate these bodies, both bodies will be charged. तो पहले कोई चार्ज नहीं इस बॉडी पे, अब चार्ज आ गया। तो चार्ज इंड्यूस करने का एक तरीका हो गया, चार्ज लाने का एक तरीका हो गया। दिस इज कॉल्ड चार्ज बाय कंडक्शन। अब आते हैं चार्ज बाय इंडक्शन पे। चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है, इसको भी एक फिगर से ही समझते हैं। एक स्फीयर ले लिया हमने, इस पे नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो है कहने का मतलब जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, रखा है, ऐसे भी रख दो कोई दिक्कत नहीं, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है, लकड़ी उकड़ी का स्टैंड बना है उस पर रखा है। इसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज रड ले आओ, पास लाना है पॉजिटिव चार्ज रड को। हाँ, तो चार्ज बाय इंडक्शन में हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया, इंसुलेटिंग स्टैंड का स्फीयर था, उसको हमने एक पॉजिटिव ग्लास रड के सामने ले आया। तो अब क्या हुआ, इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं थोड़ा, इसको हम फिर से एक बार समझते हैं। एक इंसुलेटिंग रड पे एक स्फीयर को हमने रख दिया, इसके सामने एक पॉजिटिव ग्लास रड, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रड को लेके आया। तो ये पॉजिटिव, ये इस पे नेट चार्ज कितना है, जीरो है। नेट चार्ज जीरो है कहने का मतलब क्या, नेट चार्ज जीरो है कहने का मतलब क्या, कि इस पे जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है। पॉजिटिव जो है वो इसके निगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इसके पॉजिटिव को तो निगेटिव क्या वंस इसके इस सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस के एक साइड आ जाएगा, और ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव किधर आएगा, इधर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, सेम स्फीयर को स्टैंड के साथ स्टैंड नहीं बनाते हैं, और क्या, सेम स्फीयर को, यहाँ पे पॉजिटिव था ना, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे रॉड है, ग्लास का रॉड है पॉजिटिव वाला, इसको एक अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ का पोटेंशियल कितना, जीरो, अर्थ का पोटेंशियल जीरो, इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो, ध्यान रखिएगा। तो ये जितना पॉजिटिव चार्ज है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ये सारा पॉजिटिव चार्ज इस साइड चला गया, अर्थ में चला गया।
तो धीरे धीरे चला गया। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव बचा क्या? नहीं बचा। अब क्या करते हैं, ये अर्थ हटा दिया और ये रॉड भी हटा दिया, तो इसमें क्या बच गया? सिर्फ निगेटिव। ये निगेटिव खुद में क्या हो जाएगा? अब निगेटिव आपस में क्या करेगा? खुद को रिपेल करेगा। रिपेल करते हुए ये खुद को इस स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देगा। दिस इज कॉल्ड चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन क्या है कि किसी भी बॉडी को बिना टच किए हुए चार्ज करते हैं। कैसे बिना टच किए हुए चार्ज करते हैं? एक साइड हमने क्या किया, एक पॉजिटिव रॉड ले लिया, तो उसने उस जो न्यूट्रल स्फीयर था उसके निगेटिव को अपने साइड अट्रैक्ट कर लिया और उसके पॉजिटिव को अदर साइड रिपेल कर दिया। हमने उसको फिर एक अर्थ लगा दिया। अगर अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज सब अर्थ में चला गया, ठीक है। उसके बाद हमने इस रॉड को हटा के इधर कर दिया, हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। अब इस पर क्या गया? सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ गया, इस रॉड को हटा दिया, अब नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेगा? खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। दिस इज कॉल्ड चार्ज बाय इंडक्शन। तो चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है, ये तीनों मेथड हमने पढ़ चुका है। तो मोड ऑफ चार्ज ट्रांसफर हमारा खत्म होता है। अब आते हैं चार्ज डिटेक्शन पे। चार्ज को डिटेक्ट कैसे करते हैं, चार्ज डिटेक्शन की बात कर लेते हैं। चार्ज डिटेक्शन, चार्ज डिटेक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट जहां से हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। एक्वेरियम देखा है ना आपने? बस एक्वेरियम की बात कर लेते हैं। ये एक्वेरियम है, ये एक मान लो एक शीशा का वैक्यूम बॉक्स है। यहाँ पे एक रॉड लगा है, एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड लगा है, ये एक रॉड लगा है, मेटल रॉड है। इस मेटल रॉड का क्या है? ये नॉब है, ये मेटल रॉड है और यहाँ पे गोल्ड लीफ है। ये गोल्ड लीफ ऐसा है कि इट कैन रोटेट। ये गोल्ड लीफ ऐसा है कि इट कैन रोटेट। चलिए हम क्या लेते हैं, एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रॉड को, एक मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है, तो हमने एक रॉड ले लिया। इस रॉड को वी हैव टू टेस्ट दिस रॉड कि ये इस पे चार्ज है कि नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको पहले बिठा दे रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि ये गोल्ड का लीफ है, ये गोल्ड लीफ है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। हम एक मान लो एक रॉड है, वी हैव टू, मान लो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, मुझे इस पर चार्ज है कि नहीं है मुझे पता करना है। डिटेक्शन है, चार्ज डिटेक्शन, चार्ज है कि नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। इस रॉड को हम यहाँ पे लेके आए, पॉजिटिव चार्ज था, ये मेटल है, तो मेटल के पास ऑलरेडी जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव होगा, न्यूट्रल है। तो ये पॉजिटिव क्या करता है, इसका निगेटिव को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेता है। निगेटिव सब यहाँ पे आ गया, और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इस लीफ में चला जाएगा। अब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इस टाइप का स्ट्रक्चर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, ये रिपेल कर जाएगा। तो जैसे ये घूमा, जैसे ये रोटेट किया, हमें ये पता चल जाएगा कि इस बॉडी पे चार्ज था। अब और भी मेथड्स से आगे क्लासेस में आप जाओगे, जब इसका एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तब कौन सा चार्ज है, क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो कौन सा चार्ज है। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है। चार्ज बाय इंडक्शन से भी है, चार्ज बाय कंडक्शन से भी आप कर सकते हो, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आप पॉजिटिव रॉड चाहे निगेटिव, अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो क्या होता, मान लो यहाँ पे हमने निगेटिव लेके आया, सिर्फ निगेटिव हम लेके आते तो क्या होता है, यहाँ पे क्या करता, पॉजिटिव सबको अट्रैक्ट कर लेता और यहाँ पे क्या चला जाता है, निगेटिव सब, सिर्फ निगेटिव आता है। तो निगेटिव निगेटिव क्या होता है, फिर से रिपल्सन, फिर से घूमता है। तो ये इसका, इस गोल्ड लीफ का घूमना ये बता देता है कि इस बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, ठीक है। अब
बोलोगे सर ये एक्वेरियम टाइप का अपना स्ट्रक्चर क्यों ले लेता, शीशे का बॉक्स क्यों लिया था, वैक्यूम बॉक्स। ये गोल्ड लिली बहुत हल्का होता है, ये हवा से थोड़ा सा भी हवा चलेगा तो ये घूम सकता है, तो आपका जो एक्यूरेसी होगा, जो इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट का जो एक्यूरेसी होता है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए इसको ऐसे जगह रखते हैं कि इस पे एयर का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो गोल्ड रिफ्लेक्टोस्कोप हो गया। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो गाइज कूलम्ब्स लॉ के लिए रेडी होते हैं अगले क्लास के लिए। अगले क्लास में वी विल स्टडी कूलम्ब्स लॉ।